प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, और वो है धारा 3 खंड 5। धारा 3 खंड 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो पूरे जीवन काल में इस धारा का प्रयोग आए दिन आप करेंगे। ठीक है, इसकी क्यों खास बातें हैं मैं सबको एक एक बताने जा रहा हूँ। पुरानी धारा का अगर हम जिक्र करते हैं, अगर हम पुरानी धारा की बात करते हैं तो आईपीसी की धारा सेक्शन 34 ये इससे संबंधित है। धारा 34 जो थी पहले पुरानी वाली किताब में, उसी के इक्विवेलेंट धारा 3 खंड 5 बना दिया गया है। क्या कहा गया है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पढ़ रहा हूँ, उसे सुन लीजिए और फिर हम एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। धारा 3 खंड 5 में कहा गया, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो उसने वह अपराध स्वयं अकेले ही किया हो। अब अंग्रेजी में क्या लिखा है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन by several persons in furtherance of the common intention of all, each of the persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। ये धारा एक से अधिक व्यक्तियों के कार्य की तरफ इशारा करती है। अगर एक से अधिक व्यक्तियों ने अपराध में भागीदारी निभाई है तो उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या दंड होगा, कैसी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब धारा के आवश्यक तत्व क्या है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। धारा के आवश्यक तत्व हमने देखे, इसमें 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है कई व्यक्ति हों, कई व्यक्ति हों। दूसरा है सामान्य आशय को अग्रसर करना। तीसरा है सक्रिय भागीदारी होना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और कोई आपराधिक कार्य किया जाना। अगर ये 4 आवश्यक तत्व नहीं है धारा में तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर 4 आवश्यक तत्व मिल रहे हैं तभी धारा 3 खंड 5 लागू होगा, अन्यथा लागू ही नहीं होगा। ठीक है, कई व्यक्ति का मतलब क्या है, एक से अधिक। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो उसे हम कई कहते हैं, प्लूरल के रूप में जानते हैं। अब न्यूनतम कितने हो सकते हैं? अगर एक से अधिक की बात करें तो न्यूनतम हो गए 2, न्यूनतम संख्या 2 हो गई। एक से अधिक का मतलब प्लूरल में क्या माना जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, या हम एक से अधिक भी कह सकते हैं। तभी कई शब्द का हम प्रयोग कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एक से अधिक व्यक्ति होगा तभी धारा लागू होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहता है सामान्य आशय को अग्रसर करना। अभी हम थोड़ी देर बाद सामान्य आशय को पढ़ेंगे। सक्रिय भागीदारी के बारे में समझने का प्रयास करें, यानी जब तक किसी कार्य में सबकी भागीदारी नहीं होगी तो धारा लागू नहीं होगी। सामान्य आशय क्या है, अभी थोड़ी देर के अंदर पीछे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक पार्ट को, बड़ा विषय है। और कोई आपराधिक कार्य का किया जाना, अगर कोई आपराधिक कार्य नहीं हो रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, धारा तभी लागू होगी जब आपराधिक कार्य होगा। तो सक्रिय भागीदारी का मतलब है कि सभी एक्टिवली पार्टिसिपेशन करें, एक्टिव रहें, सबकी भूमिका होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है कि गोली चलाने वाला ही मेन माना जाता है, मोटरसाइकिल लेके जो साथ में जाता है वो भी उसका पार्ट होता है। ठीक है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है। और कोई क्राइम होना बहुत जरूरी है, यानी अपराध अगर नहीं हो रहा है तो भी बेकार हो गया। 3 बातें मिल गई, चौथी नहीं मिली तब भी कोई मतलब नहीं। सामान्य आशय क्या है, मन में क्वेश्चन आता होगा। सामान्य आशय को कानून की भाषा में क्या कहा गया है? सामान्य आशय माने एक ऐसा आशय जो सबका हो, कॉमन इंटेंशन, जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हों। इसे हम और आगे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। देखिए, सामान्य आशय का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों का एक जैसा आशय, लेकिन उस आशय में क्या हो, ध्यान दीजिएगा, कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, फिर क्या कहा गया है, उनके बीच में मस्तिष्कों का मिलन हो, मस्तिष्कों का मिलन हो, या योजना बनाई जाए, योजना हो, या षड्यंत्र हो, यानी उस कार्य को कर, या परस्पर सहमति हो, सहमति हो, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों और उनके बीच में अगर ये बात होती है, मस्तिष्कों का मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड, ध्यान दीजिएगा, मीटिंग ऑफ माइंड हो, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दे आर एग्रीड कि हाँ हमें ये करना है, तो ये मीटिंग ऑफ माइंड हो गई। या योजना बनी हो, प्लानिंग हो,
उन्होंने किसी कार्य को करने के लिए कोई योजना बनाई हो, कोई प्लान बना हो, हाँ ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। या षड्यंत्र हो, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई इलीगल काम करने के लिए एग्री होते हैं तो उसे कहते हैं षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी। तो अगर षड्यंत्र है तो भी ये बात हो जाएगी। या परस्पर सहमति हो, म्यूचुअली उनका जो डिस्कशन है वो ऐसा हो, या वो कंसेंट पर आते हो कि हाँ हमारी म्यूचुअल कंसेंट है, हम लोग इस बात पे मानते हैं कि ऐसा ही करना चाहिए। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए इनमें से किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और फिर कोई अपराध करते हैं तो कहा जाएगा कि वे सामान्य आशय को अग्रसर करते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, ऐसा आपको बेयर एक्ट पढ़ने से नहीं समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा हर चीज को। तो पहली तो बात यही इंपॉर्टेंट हो गई कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। तो ये संख्या हमेशा धारा 34 के लिए याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं परीक्षाओं में। फिर मस्तिष्कों का मिलन हो, मीटिंग ऑफ माइंड हो, कोई प्लानिंग हो, कोई कॉन्स्पिरेसी हो या म्यूचुअल कंसेंट हो, अगर ऐसी कोई चीज है तो कहा जाएगा कि उनके बीच में सामान्य आशय है। क्लियर हो रहा है? अब हम इसके एग्जाम्पल को देखने चल रहे हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और उसका दुश्मन है बी, ए और बी के बीच में बहुत भयंकर दुश्मनी चल रही है, एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो गए हैं, और ऐसे में बी ने अपने दोस्त सी से बताया, डी से बताया कि भैया जो है हमको इसको ए को मारना है जान से। डी और सी ने कहा कि बिल्कुल इसको मारा जाए, इसकी जगह पता की जाए, लोकेशन पता की जाए। सब एग्री हो गए तीनों के तीनों, और इन्होंने दीपावली की रात इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इसको मारेंगे। दीपावली आई और ये लोग जो है गए इसके पास, और इसने जो है चाकू से मारा, इसने जो है लाठी मारा, और इसने गोली मारी, और ये आदमी मर गया। ध्यान दीजिएगा, यानी दुश्मनी बी की थी लेकिन उसके साथ कंसेंट में शामिल थे डी और सी, और इन लोगों ने सक्रिय भागीदारी की और इसको मारा। तो यानी इन्होंने जो ये कार्य किया है, ये इनके बीच में जो एक्टिविटी हुई है, इनके बीच में परस्पर सहमति है, ये बात क्लियर होती है। दो या दो से अधिक संख्या है, ये भी क्लियर होता है, और इन्होंने ये अपराध किया है, ये बात भी हमारे सामने है। अब अगर हम थोड़ा सा बैक होकर के आए तो हम आवश्यक तथ्यों में देखें, कई व्यक्ति हों तो यहां पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। सामान्य आशय को अग्रसर करना, यह भी लागू हो रहा है। सक्रिय भागीदारी होना है तो यह भी लागू हो रहा है, और कोई आपराधिक कार्य करना है तो यह भी कार्य हो रहा है। इसका मतलब है कि इस मामले में क्या होगा? इस मामले में धारा 3 खंड 5 लागू हो जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया ये इसका क्या मतलब है, लागू हो गया तो कौन सा बड़ा भारी पहाड़ टूट गया? पहाड़ टूट गया है, ध्यान दीजिएगा। और क्या चीज अब हमें गौर करना पड़ेगी? देखिए, गौर करेंगे आप तो क्या कहा जा रहा है, यहां पर गौर करिएगा कि मानो उसने वह अपराध स्वयं अकेले ही किया हो। यानी ये कानून क्या कहता है? कानून साफ साफ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी वजह से पूरी कहानी है कि उस अपराध के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो उसने वह अपराध स्वयं अकेले ही किया हो। अगर कोई हत्या कर देता तो जो सजा उस हत्या की उसको मिलती, वही सजा इन सबको मिलेगी। लाठी मारने वाले को भी मिलेगी, चाकू मारने वाले को भी मिलेगी, और गोली चलाने वाले को भी मिलेगी। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए हम आगे देखते हैं। यहां पर अगर हम ये कह देते कि डी और सी कुछ ना करते, सिर्फ घटना स्थल पर मौजूद रहते, और ये जो है ये चाकू से मार करके इसको मार डालता, तब भी जो है ये दोनों इस धारा के अधीन आ जाते। समझ में आ रहा है? गौर करिएगा, अगर ये लोग घटना स्थल पर मौजूद रहते और मौजूद रह करके उसको सपोर्ट करते, तब भी ये एक्टिव पार्टिसिपेशन माना जाता, सक्रिय भागीदारी मानी जाती, और इसके अंतर्गत धारा 3 खंड 5 लागू हो जाता, और पुरानी धारा के हिसाब से धारा 34 लागू हो जाती। पुरानी एफआईआर उठा के देखिए, अक्सर आपको मिलेगा सेक्शन 34, हर जगह लगा मिलेगा। सेक्शन 34 नहीं लगा है तो 149 लगता था पहले, तो 149 की जगह धाराएं बदल गई हैं। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 34 की, तो 34 के साथ 3 खंड 5 लगेगा। तो ये फर्क पड़ता है कि जो सजा इसे मिलेगी वही सजा इसे मिलेगी, वही सजा इसे मिलेगी, क्योंकि हर व्यक्ति
उसी प्रकार जिम्मेदार है मानो वह अपराध स्वयं अकेले ही किया हो। तो सामान्य आशय के संदर्भ में मैंने आपको ये बताया, क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। अब इसी के जैसा एक शब्द और है जिसे कहते हैं समान आशय। आइए उसको भी देख लेते हैं। समान आशय, जैसे सामान्य आशय हमने पढ़ा था, अब एक शब्द है समान आशय, सिमिलर इंटेंशन। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ए है जिसकी दुश्मनी बी से है, ए की दुश्मनी सी से भी है और ए की दुश्मनी डी से भी है। इस बात को गौर से समझिएगा। ए के दुश्मन है 3, इन तीनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, इनके बीच में देयर इज नो रिलेशन। ये लोग कहीं से भी आपस में परिचित नहीं है, बी सी डी के बीच में कोई परिचय नहीं है। बी ने प्लानिंग किया कि हम ए को मारेंगे और ये यहां पर गया और इसने लाठी से इसको मारा। जब इसको मारा तो ये घायल हो गया, गिर गया, सर फट गया इसका, पैर टूट गया इसका, घायल पड़ा है, गिरा हुआ है। उसी दौरान सी वहां से निकल पड़ा और सी ने देखा कि तो गिरा पड़ा है, अच्छा मौका है, निपटा दे। इसके पास था चाकू, इसने 10 चाकू मारे। अब 10 चाकू मारने से उसकी चोट पहुंची, पेट फट गया, कहीं और चोट लग गई, टांग में लग गया, कंधे पे लग गया, चाकू मारे तो कहीं कहीं लगा अभी, लेकिन मरा नहीं है। इसी दौरान ये डी महोदय भी कहीं से निकल पड़े और इन्होंने क्या किया, रिवॉल्वर से गोली मारी। ध्यान दीजिएगा, और 2 गोली इसके सिर पे मारी जिससे ये मर गया। अब मैटर ये है कि सजा किसकी क्या होगी। समान आशय का मतलब है मारना सब चाहते हैं, लेकिन किसने क्या क्या एक्ट किया है और इनके बीच में कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई परस्पर सहमति नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है, कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। ये आपस में अपरिचित लोग हैं। अब इन पर जब मुकदमा चलेगा तो ये भाई साहब जो इन्होंने गोली मारी है ये हत्या के अपराध के दोषी होंगे। इन्होंने चूंकि लाठी मारी थी तो इन्होंने गंभीर चोट पहुंचाई है, गंभीर चोट, तो गंभीर चोट के दोषी होंगे, ये भी गंभीर चोट के दोषी होंगे। कब होगा ऐसा, अब ये मुकदमे की सुनवाई पर, मुकदमे के तथ्यों को देखने पर होगा, क्योंकि इसके मरने के बाद इसका होगा पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम से ये पता चलेगा कि कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है। कॉज ऑफ डेथ क्या है, गोली लगना। अगला गोली ना लगी होती तो वो ना मरता, अगर उसके सर में गोली ना मारी गई होती तो ना मरता, वो घायल रहता, वो अलग बात थी। कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करेगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर। मैं यहां जो समझाना चाहता हूं कि समान आशय और सामान्य आशय में फर्क है। सामान्य आशय में वही सजा मिलेगी जो आपने किया है या नहीं किया, आप उपस्थित थे और आप उस योजना का हिस्सा हैं तो आपको सजा मिलेगी। यहां पर आपने जो भी किया है आपको उसकी सजा मिलेगी, क्योंकि आप किसी योजना का हिस्सा नहीं है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यह बनता है कि समान आशय क्या है। समान आशय का मतलब हुआ कि, सामान्य आशय का मतलब हुआ कि मस्तिष्कों का मिलन होना जरूरी है, 2 से कम आदमी नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, यानी प्लानिंग होकर के जब 2 या 2 से अधिक आदमी कोई काम करते हैं तो वो माना जाएगा। मैंने यहां तक आपको बताया कि ये लोग खड़े थे वहां पर तब भी दोषी पाए गए, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो हमने आपसे यहां पर बताया कि यहां पर जिसने जो कार्य किया है वो उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि इनके सबके आशय एक जैसे हो सकते हैं, मारना चाहते हो, लेकिन जो इन्होंने किया है उसके लिए दंडित किया जाएगा। तो सामान्य आशय और समान आशय में अंतर है, दोनों बातों को दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम इसी क्रम में थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। देखिए, एक घटनाक्रम के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे किसी अपराध को करने का आशय उत्पन्न होता है, कैसे कोई अपराध उत्पन्न होता है, कैसे आदमी की मानसिक स्थिति अपराध करने की बनती है। एग्जाम्पल हमेशा देता रहा हूं कक्षाओं में, जो धारा 34 पढ़ाता रहा, तो उसी क्रम में आपको भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में ये मेल है और ये फीमेल है, मेल और ये फीमेल है।
इन दोनों के बीच में काफी गंभीर प्यार चल रहा है 10 सालों से। 10 सालों से बहुत गंभीर प्यार चल रहा है। आज 2024 चल रहा है, ये 2014 से इनके बीच में पहली यूपीएसआई की वैकेंसी जब से आई तब से प्यार चल रहा है। ये लोग जो है दोनों में प्यार चल रहा है और पिछले लास्ट 15 डेज से इनके बीच में कुछ ऐसा है, तकरार टाइप की दिख रही है। बी इससे ए से बात नहीं करती है और ए बड़ा छटपटा रहा है कि बात नहीं हो पा रही है, ना फ़ोन कॉल आ रहा है, ना व्हाट्सएप कॉल आ रही है, ना मैसेंजर कॉल आ रही है, ना मैसेज आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो ए परेशान है, ये प्रयास सारे कर रहा है जितने तरीके हो सकते हैं कांटेक्ट करने के, नहीं हो रहा। तो ये अपना फ्रस्ट्रेट होकर के अपना मान लीजिए दारू पी रहा है या नशा कर रहा है या सिगरेट कर रहा है, बैठा था। तभी इसका एक दोस्त आ गया सी। उसने कहा भैया अकेले अकेले बैठे सिगरेट पी रहे हैं आप? कहाँ यार पी रहे हैं, क्या हमको पिलाइए, क्या हम भी पी लेंगे। दोनों लोग सिगरेट पीने लगे, धुआं निकल रहा है, 2 सिगरेट जल रही है। दोनों लोग पीते रहे, पीते पीते उन्होंने कहा सी ने, भैया बताइए क्या मैटर है, मैटर क्या है? सिगरेट तो आप बहुत कम पीते थे लेकिन आप पी रहे हैं तो कुछ बात होगी। बोले नहीं छोड़ो हटाओ। कई बार जब रिपीट किया तो उसने कहा कि यार तुम्हारी भाभी से बात नहीं हो पा रही है। जब प्यार मोहब्बत चलता रहता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो जो दोस्त लोग होते हैं भाभी रूप से संबोधित करते हैं। तो कहा भाभी से बात नहीं हो पा रही। अच्छा अच्छा। तो इधर फिर एक आध दो कस मारा सिगरेट के, कहा भैया अब बात हो भी नहीं पाएगी। क्यों? कहा भैया बहुत कुछ बातें हैं, हम सोचे आपको पता होगा। कहा नहीं हमको नहीं पता, बताओ क्या है। कहा भैया हमने भाभी को एक दिन देखा था। कहाँ देखा? उसने कहा भाभी को हमने डी के साथ देखा था कंपनी गार्डन में, और ये दोनों लोग बैठे थे और इन दोनों की एक्टिविटी से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गंभीर रिश्ता हो, मतलब प्यार मोहब्बत आप जैसा आपका था वैसे ही हमको यहाँ नजर आया। अच्छा अच्छा। एक झापड़ इसको रसीद किया गया, ऐसा नहीं हो सकता, 10 साल से हमारा संबंध है यार, कहाँ फर्जी बातें कि 10 दिन से बात नहीं हो पाई, तुम बता रहे हो कि जो है फलाने चक्कर हो गया, ऐसा है। उसने कहा नहीं भैया हम देखे थे, बकवास ज़्यादा बढ़ गई। सी बोला भैया हम जा रहे हैं और हम आपसे तभी मिलेंगे जब हम भाभी को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कहा ठीक है जाओ यहाँ से। चला गया। इसके बाद में अब देखिएगा हमें समझाने का उद्देश्य क्या है। इस घटना का उद्देश्य है कि कैसे आशय उत्पन्न होता है और कैसे अपराध होता है, कैसे धारा 3 खंड 5 लागू होगा। अब जब ये चला गया लगभग 20 दिन बाद, आफ्टर 20 डेज, सी ने कॉल किया ए के पास कि भैया जो है व्हाट्सएप लोकेशन सेंड किए हैं, आप तुरंत चले आइए पकड़ कर। बोले क्या हुआ? क्या बस आ जाइए भैया, बोलिए नहीं ज़्यादा नहीं तो नीचे आवाज़ चली जाएगी। भाभी जिस पेड़ के नीचे बैठी है उसी पेड़ के ऊपर हम चढ़े हैं। अच्छा। तो पकड़ के लोकेशन पहुंच गया। अब देखा तो सही में वहां पर एक लड़का बैठा हुआ है और ये उसके बगल में बैठी है। दोनों लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या कर रहे हैं कि शादी कब करनी है। लड़का कह रहा है कि शादी हम करेंगे 2026 में, 2026 में करेंगे। अप्रैल से लेकर तुम जब कहोगी दिसंबर तक हम शादी कर लेंगे उस पूरे दौरान में, लेकिन हम 2024 में और 2025 में शादी नहीं करेंगे। लड़की कह रही कि हमको अभी शादी करना है 15 दिसंबर से पहले 2024 में। यही बवाल चल रहा है, दोनों के पीछे बकवास हो रही है। लड़ झड़ नहीं रहे हैं, मतलब ऐसी प्यार मोहब्बत वाली जो बकवास होती है उस टाइप चल रहा है। इसके बाद डी बोला ऐसा है कि हमको जो है पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट सब सही कराने हैं, अपने अटैच कराने हैं, मैं चल रहा हूँ और मैं कल तुम्हें फिर कहूँगा करूँगा कॉल, तो आ जाना, फिर देख लेंगे करेंगे बातचीत, लेकिन हम चाहते हैं कि 26 में ही करें, सही सब कुछ रहेगा, अभी दिक्कत है तुम तो जान ही रही हो। ऐसे करके बात करके चले गया। बी अपना बैठी रही, भूजा वूजा खाती रही वहीं बैठे बैठे। इसके बाद में जब वो चली गई तो ये भाई साहब जो है सी फट से ऊपर से कूदे, कहे नमस्ते भाभी। कहे तुम कहाँ से निकले? कहा हम ऊपर से कूदे। ए भी पहुंच गया फट से। फिर ए ने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, ये क्या हो रहा, शादी आदि क्या चक्कर है, ये कौन है ये लड़का, किसके माध्यम से बात हो रही, क्या शादी की बात करो, 26 में करेंगे 24 में करेंगे और हम क्या हैं। तो लड़की अपनी उसने कुछ कहा होगा, वो असभ्य भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है, उसने डांटा और उसने कहा कि तुम कुछ नहीं हो, अलग टाइप के इंसान हो। और उसने डांट करके जब चलने लगी तो फिर इसने हाथ पकड़ लिया। तो उसने कहा देखो हाथ बात मत पकड़ो, 2014 की जब दरोगा की वैकेंसी आई थी तो तुमने मुझसे कहा कि मैं दरोगा बन जाऊंगा तो मैं शादी कर लूंगा। कहा कि हाँ। तुम ओबीसी में आते हो, हम जनरल में आते हैं। हमने कहा शादी हो जाएगी अगर नौकरी लग गई, क्लियर रहोगे तो हम शादी नहीं करेंगे।
तुम्हें हमें पति जैसा प्यार किया, तुम्हारे कपड़े साफ किए, तुम्हारा खाना बनाया, तुम जब बीमार रहे दवाई ला के दिए, तुम जितने कपड़े पहने हो उसमें से 90% हमारे द्वारा लाए गए हैं। तुम प्यार करने के अलावा कोई काम नहीं कर पाते हो, खलियर आदमी हो। और हम तुम्हारे लिए हर जगह खड़े रहे। 2014 तुम मुझको बेवकूफ बना रहे हो। 2014 की वैकेंसी निकल गई, 2017 की वैकेंसी निकल गई, 2021 की वैकेंसी निकल गई, तुमको 3 बार दरोगा देने को मिला। अब तुम मुझको ज्ञान दे रहे हो कि 2024 वाले में हम फाइनल कर देंगे। कभी फिजिकल में तुम दौड़ नहीं पाए 10 किलोमीटर, कभी तुम नॉर्मलाइजेशन का बहाना करते हो, कभी कहते हो भ्रष्टाचार हो गया। अब तुम क्या बताओगे इसके बाद? पढ़ना लिखना है नहीं, आए दिन जो दारू सिगरेट करते रहते हो और ऐसे में तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुमसे हम क्या जिंदगी निभाएंगे? डांटी और बोली, अगर अगली बार तुमने किया तो हम तुम्हारे ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज कराएंगे और हम करेंगे सुसाइड, फिर तुम समझना तुम्हारा काम समझेगा। और रही बात जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, ये डिप्टी एसपी में सेलेक्ट हो गया है और हमारी अरेंज मैरिज हो रही है और हमने इसको तुम्हारे बारे में सब बताया है, कितने साल मेरा पुराना संबंध है, ऐसा ऐसा संबंध है, सब बता दिया। उसने सिर्फ एक बात कही है कि अब आगे से संपर्क मत रखना, अगर हमसे संपर्क रखना है। जो गुजर गया सो गुजर गया, लीव द पास्ट। अब प्रेजेंट को सही कर लो अगर तुम्हें लगता है तो। इतना बड़ा हृदय का आदमी है वो, उसने कहा उसका तुमको मुंह अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है, तो हम तुम्हारे मुंह को क्या करें? वो डिप्टी एसपी है, हमारे जाति का भी है और हमारे बताने के बाद एग्री भी है। जो सामाजिक व्यवस्था है उसे हम नहीं तोड़ सकते। हमने उसे हाँ कर दी, तुमसे बातचीत बंद कर दी, इसमें क्या अपराध है? अब अगर तुमने मेरा पीछा किया तो हम यही करेंगे, रेप का मुकदमा दर्ज कराएंगे, यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराएंगे और खुद सुसाइड करके मर जाएंगे, ताकि तुम समझते रहो अपना जो समझना है। और चली गई। अब ये तो थी कहानी, अब सब चीज प्रकट होने वाली है। ये भाई साहब जो है, ए ने रोना शुरू किया, रोने लगे ये, जानू ने धोखा दे दिया। सी वहीं खड़ा था, वो चली गई। सी आया, फट से बोला, भैया रोइए मत आप। इन्होंने कहा, भैया मैं सुसाइड करूंगा, अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में। कहा, भैया आप क्यों मरेंगे? मरना हो तो मरेगी भाभी, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। कह नहीं, भाभी नहीं मरेगी। नहीं, उसने तो बहुत अच्छा किया, प्यार किया। यही सब बातचीत हो रही थी। अब देखिए, अब अपराध भी पैदा होने जा रहा है और आशय भी पैदा होने जा रहा है। उसने कहा कि जो मरने वाला कार्यक्रम है वो होगा डी का, डी मरेगा, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब डी खत्म हो जाएगा तो भाभी खाली हो जाएगी और भाभी फिर अपने घर लौट आएगी। तो इस तरह की बातचीत जो है हुई डिस्कस। ए ने कहा कैसे मारा जाएगा उसको। कहा, अभी कौन डिप्टी एसपी बना है? बनना है ना, अभी ट्रेनिंग में जा रहा है। 1 साल जो टाइम मांग रहा था, ट्रेनिंग का टाइम मांग रहा था। ट्रेनिंग के बाद ना मार पाएंगे हम लोग, अभी निपटा लो। तो ये हुआ कहाँ मारा जाए, तो योजना बनी। कहा, ये लड़का डिप्टी एसपी वाला रहता है राजापुर में, राजापुर में रहता है ये। तो कहा गया कि अच्छा ठीक है, तो राजापुर में कहाँ रहता है? राजापुर में उन्होंने कहा कि प्रयागराज में राजापुर लोकेशन रहता है। लड़की रहती है अशोकनगर में और ए और सी रहते हैं कटरा में। और ट्रैफिक चौराहे पर ये डेली जो है चाय पीने आता है सुबह सुबह। ये हुआ कि इसको डी को यहीं मार दिया जाए। अगर यहीं पर इसको डी को मार देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है, देखिए, अपराध जब होना होता है तो सारी चीजें मिल जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है, दिमाग नहीं काम करता। कहते ना, प्यार दीवाना होता है, परवाना होता है, अंधा हो जाता है आदमी, उसे दिखता नहीं है क्या हो रहा है। और ए और डी यहां आए। ए डी अपने साथ में चाकू और पिस्टल लेकर के आए, गोली भी इसको मारी, चाकू भी मारा, ये मर गया। और ए सी यहां से भाग गए। बस यही गड़बड़ी हो जाती है, आदमी समझ नहीं पा, चुके अपराधी जो होता नहीं है, जब अपराध करता है तो गलतियां भी करता है। इन्होंने जहां मारा वहां पे बड़े बड़े कैमरे लगे हैं ट्रैफिक चौराहे पर, 500 मीटर दूर तक का तो वो क्रिस्टल क्लियर कैच करते हैं। मारते हुए पूरा वीडियो बन गया इनका। अब इन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है धारा 3 खंड 5 का। धारा 3 खंड 5
अब आप कहोगे भाई धारा 3 खंड 5 कहां से आ गया, क्यों हो रहा है? हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है क्योंकि उन्होंने हत्या की है। हत्या के साथ धारा 3 खंड 5 हो रहा है। अब आप कहोगे धारा 3 5 क्यों लागू हो रहा है, तो अब आपको थोड़ा बैक होकर के आना होगा और ये देखना होगा कि धारा 3 खंड 5 के आवश्यक तत्व क्या है। पहला आवश्यक तत्व देखिए क्या है, कई व्यक्ति हों। तो एक से अधिक व्यक्ति हो गए कि नहीं हो गए? हो गए, ए और सी। सामान्य आशय को अग्रसर करने की बात हो रही है तो प्लानिंग हो के मर्डर हो रहा है। सक्रिय भागीदारी की बात हो रही है तो सक्रिय भागीदारी है ही, चाकू लेके गए हैं, पिस्टल लेकर गए हैं। कोई आपराधिक कार्य की बात हो रही है तो ये दोनों चीजें यहां पर लागू हो गई। अब यहां पर हमने जो आपको इशारा किया, देखेंगे कि यहां पर हमने आपको इशारा किया कि ये धारा लागू हो गई। चूंकि हत्या का अपराध हुआ इसलिए हत्या का दंड लागू हो गया। अब जो सजा ए को मिलेगी वही सजा सी को मिलेगी। ए और सी को इक्वल सजा मिलेगी। अगर इनको मृत्युदंड मिलता है तो इनको भी मृत्युदंड ही मिलेगा। यह है धारा 3 खंड 5 का प्रभाव। अब यहां जो बताने का पूरे का घटनाक्रम का उद्देश्य था, दो बातों को बताने का था। एक बात तो आपको यह बतानी थी कि किसी अपराध में आशय कैसे उत्पन्न होता है। तो ये जो घटना घटी है यहां पर, ये घटना ऐसे ही अनायास नहीं घट गई है, इसके पीछे का इतना बड़ा बैकग्राउंड है। जब आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आप हवा में तीर नहीं मारेंगे, आपकी घटना की बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपको बैक होना पड़ेगा कि ये लोग नाम आ रहा है तो क्या ऐसा हुआ था, क्या घटनाएं घटी थी पूर्व में। तो आपको क्या पता चलेगा, अपराध का उद्देश्य पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि ये आशय कैसे उत्पन्न हुआ, आशय कैसे उत्पन्न हुआ और फिर अपराध कैसे हुआ। जब आप इसको समझने लग जाएंगे तो आपकी विवेचना बेहतर हो जाएगी। जिंदगी भर ये धारा आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। चाहे आप सब इंस्पेक्टर रहें, इंस्पेक्टर रहें, डिप्टी एसपी बन जाएं, एडिशनल एसपी बन जाएं, ये सेक्शंस आपके सामने टकराते रहेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने आपको इस घटना के माध्यम से बताया। अब इंपॉर्टेंट केसेस पर चर्चा करने चल रहा हूं। इंपॉर्टेंट केसेस पर आ जाइए। देखिए कुछ केसेस इसके इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट केसेस में पहला केस आपके सामने है, महबूब शाह बनाम एम्परर। महबूब शाह बनाम एम्परर, बिल्कुल इसको नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर लीजिए। महबूब शाह बनाम एम्परर। दूसरा है वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। तीसरा है इंदर सिंह बनाम क्राउन। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इस तीन में से भी कहें इंपॉर्टेंट तो सिर्फ ये दो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये दो केसेस भी आपको पढ़ने हैं। ये स्वतंत्र भारत के केस हैं, स्वतंत्र भारत के केस हैं। ये जो है जब हम लोग गुलाम थे या जब पराधीन थे उस समय के हैं। क्योंकि इनके नाम के बगल में क्या लगा है, एम्परर, क्राउन, यानी जो अपोजिट साइड होती है उसमें जो है सरकार होती है। और उस समय चूंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय सम्राट की जो अपोजिट पार्टी क्या होती है, सम्राट होती है। ये जो लोग जिनके नाम आप पढ़ रहे हो, ये क्या है, सब अपराधी हैं। ये लोग कौन हैं, अपराधी हैं ये। आप इसमें आईपीसी की जगह जो अब नई भारतीय न्याय संहिता आ गई, उसमें जो ये कैरेक्टर आते हैं साइड में, इनके कौन लोग होते हैं, अपराधी होते हैं। इस तरफ कौन होती है, सरकार होती है। जिस राज्य का मामला होता है वो राज्य होता है। जब देश आजाद हो गया तो क्या हो गया, गुजरात राज्य आ गया, उत्तर प्रदेश राज्य आ जाएगा, पंजाब राज्य आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। तो ये 5 केसेस हैं, महबूब शाह बनाम एम्परर, वारेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, इंदर सिंह बनाम क्राउन, शंकर लाल बनाम गुजरात राज्य और ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इनको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब मैं इसी पर थोड़ा सा और चर्चा करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। कुछ घटनाक्रम है, जैसे एक सिंधु रिवर केस के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी का मामला एक केस है, जिसे डिफाइन करता हूं, तेजी से ध्यान दीजिएगा। देखिए हुआ क्या है, एक नदी है जो ऐसे बहती हुई जा रही है, इसका नाम है सिंधु रिवर।
ये बह रही है ऐसे। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स नहीं है। यहाँ पर इस साइड में एक गांव है जिसका नाम है मझगवा, और इधर एक गांव है मलहेटा। ये नाम है नहीं, लेकिन मैंने आपको कल्पना काल्पनिक ढंग से बता दिया। इस गांव में इधर पर एक व्यक्ति ए रहता है जिसका दुश्मन है यहाँ पर पी रहता है। इन दोनों के बीच में एनिमिटी चल रही है, दुश्मनी चल रही है बहुत लंबे सिरे से। बहुत लंबे सिरे से दुश्मनी चल रही है। और देखें यहां पर जो है ए का शेड्यूल क्या है, 4 बजे ये पर डे आता है, 4 बजे आ जाता है ये नदी पर। इसकी यहाँ पर एक छोटी सी बोट पड़ी रहती है, यहाँ पर आके नदी में सुबह सुबह स्नान करता है। पास में ही एक मंदिर है शंकर जी का। इस मंदिर में ये भगवान शिव की पूजा करता है और फिर रिटर्न हो जाता है। ये इसका शेड्यूल है डेली का। एक दिन क्या हुआ कि एक पी नाम का आदमी जो इसका दुश्मन है, ये पी आया यहां पर सुबह 4 बजे। इसने अपने साथी क्यू, आर और एस को बुला लिया। ये आया और इसने गाली गलौज शुरू कर दी, और इसी दौरान उसने क्यू, आर और एस को बुला लिया। ये लोग भी आ गए। ये लोग जब आए तो ये लाठी लेकर के आया, ये भाला लेकर के आया, और ये राइफल लेकर के आया। बातचीत चल रही थी, ये अपना नहा धो के यहां खड़ा था। इसी दौरान जब बातचीत के दौरान ही क्या हुआ कि इसने अपनी राइफल से गोली मार दी। इसको गोली मारी, 2 फायर किए, 2 फायर। अब राइफल की गोली तो बहुत खतरनाक गोली है, इसमें बचता कहाँ है कौन। इस गोली से एक ही तुरंत जो है घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। ये तुरंत यहाँ पे मर गया। गांव में हल्ला मचा। ये बड़े गांव है दोनों, यहां से लोग भागे, चारों तरफ से लोग आए, इधर से भी लोग भागे। और उस भागने के क्रम में क्या हुआ कि ये सब लोग पकड़ लिए गए। इनको लोगों ने पकड़ लिए गए। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करूंगा, पूरे नहीं पकड़े हैं। कुछ लोग भाग गए थे, ये और ये लोग पकड़ लिए गए। ये जो है भाग गया, एस भाग गया। जिसने राइफल से गोली मारी वही भाग गया, राइफल छोड़ा और भाग गया। और सबसे बड़ी बात है, कभी मिला ही नहीं, फिर कभी नहीं मिला। अब मुकदमा दर्ज हो रहा है, क्योंकि पकड़ लिया गया तो मुकदमा दर्ज हो रहा है। पी तथा 3 अन्य बनाम, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मामला है एग्जाम्पल के लिए, तो उत्तर प्रदेश राज्य। अब आप कहोगे कि पी तथा 3 अन्य, वो मिला ही नहीं जो मारा, और वो मिला ही नहीं और बाकी लोग पकड़ लिए गए, मुकदमा दर्ज हो गया। अब मुकदमा किस धारा में दर्ज हो रहा है? पुरानी धारा के हिसाब से 34। अगर हम पुरानी धारा की बात करें तो धारा 34/302 में दर्ज हो रहा है। लेकिन अभी धारा बदल करके हो गई है 3 खंड 5, तो 3 खंड 5 हो जाएगी यहां पर। तो क्या कह रहे हैं कि ये 3 लोग पकड़ लिए गए और हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, और इन सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। आजीवन कारावास। अब सजा क्यों मिल रही है आजीवन कारावास? क्योंकि धारा 3 खंड 5 या धारा 34 के आवश्यक तत्व क्या कहते हैं कि कई व्यक्ति हो तो कई व्यक्ति हैं, सबका सामान्य आशय हो तो सबका सामान्य आशय, हथियार के साथ में सवेरे 4 बजे आ रहे हैं, योजना बनी होगी तब ना आए हो। फिर सक्रिय भागीदारी है तो खड़े हैं गरियाने में, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और कोई आपराधिक कार्य है तो एक आदमी मरा है, यानी इसका मतलब है कि धारा 3 खंड 5 या पुरानी धारा 34 लग गई। हत्या का अपराध हुआ है तो हत्या की धारा लग गई। इसीलिए हत्या की सजा क्या है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास।
तो मृत्युदंड या आजीवन के न्यायालय को जो उचित लगता है, न्यायालय ने आजीवन कारावास दे दिया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसे सिंधु नदी का मामला कहते हैं, सिंधु रिवर केस के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। एक पॉइंट और बता दें आज, तो इससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक दूसरा केस है जिसे बोलते हैं पोस्ट ऑफिस केस। बस एक दो पॉइंट और देखेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखिए क्या है, एक पोस्ट ऑफिस है, एक पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस है। इस पोस्ट ऑफिस में, गांव में पोस्ट ऑफिस जो होते हैं या शहरों में भी जो होते हैं, उनमें वो बैंक की तरह भी कार्य करते हैं, पैसे जमा होते हैं और अच्छे खासे पैसे जमा होते हैं उसमें। पूरा बैंक की तरफ तो एटीएम वगैरह सब दे रहा है, आरडी वगैरह आप सब खुलवा सकते हैं वहां पर। पूरा एक बैंक की तरह फंक्शन करते हैं पोस्ट ऑफिस, बल्कि बैंक से ज्यादा रिटर्न देते हैं। तो गांव का पोस्ट ऑफिस था, कई गांव के बीच में एक पोस्ट ऑफिस था, इसमें अच्छा खासा पैसा रहता था। कुछ लोगों ने इस पोस्ट ऑफिस को लूटने की योजना बनाई। हमारा उद्देश्य है कि धारा 3 खंड 5 कैसे लागू होता, ध्यान दीजिएगा। तो जो योजना बनाने वाले व्यक्ति हैं वो हैं आपके ए, बी, सी और डी, 4 लोग हैं। आप देख रहे होगा अक्सर मैं 4 या 3 तक की बात करूंगा, क्योंकि 5 जैसे करूंगा दूसरी धारा लग जाएगी। 5 के नीचे की कंडीशन है ये, इसलिए मैं 4 ही तक लेकर आता हूं। 2 भी कर सकता हूं, 3 भी कर सकता हूं, लेकिन 5 नहीं कर सकता। 5 करूंगा सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब वहां पे ध्यान देंगे। अभी फिलहाल जिसको समझ रहे हैं आज पहले समझिए, कल उसे समझेंगे 5 वाली बात को। इन 4 लोगों के बीच में योजना बनी कि बैंक इसको लूटा जाए। ठीक है, लूटा जाए। तो कहा गया भाई ऐसा है कि पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर इसी की जिम्मेदारी में सारी चीज होती है। ये सुबह 9:30 बजे ही आ जाता है, बाकी सब लोग 10 बजे आते हैं। सब लोग 10 बजे आते हैं, ये आ जाता है 9:30 बजे, आधा घंटे पहले, और खोल ओल के अपना सब रिकॉर्ड मेंटेन करता है। यही समय है आधे घंटे का खेल करने का। और पोस्ट ऑफिस में कम से कम 30-40 लाख रुपया है। कोरोना के बाद वैसी दिक्कत बहुत चल रही है, निपटा दिया जाए, 4 लोग हैं, 10-10 लाख मिल जाएगा, काम चल जाएगा। ऐसी योजना बनी। ठीक है, ये तो सही है। कहे लेकिन अगर पोस्ट मास्टर ने नहीं दी चाबी, नहीं पैसा दिया, तब क्या होगा? बी ने कहा गोली मार देंगे। सी बोला नहीं, गोली नहीं, चाकू, चाकू मारेंगे। अगर गोली मारेंगे तो उससे क्या होगा, आवाज जाएगी, गांव के लोग हैं तुरंत आ जाएंगे। चाकू मारेंगे तो घप घुप होगा, पता ही नहीं चलेगा। मैं अपराध सिखा नहीं रहा हूं, मैं अपराध की कंडीशन बता रहा हूं कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, अपराध करने चले जाओ। इसके दोषी हम नहीं है, समझो इसको। नहीं मानो तो सीख गए, भावुक हो गए, चाकू मारा जाए। चाकू मारना नहीं सिखा रहे। अपराध में यह हुआ कि चाकू मारा जाएगा। तुमने कहा लेकिन रिवॉल्वर भी तो रख ले, अगर मान लीजिए कोई घटना ऐसी बने कि बचाव करना हो तो रिवॉल्वर भी जरूर, चाकू से काम ना चलेगा। रखे रहो, मारेंगे नहीं। कहा ठीक ठीक ठीक। ये बोला भाई साहब अगर आप लोगों ने चाकू वाकू मारा तो खून वून निकलेगा, और हमको छोटे से हमारी आदत खराब है, अगर उंगली भी कट जाती है तो हमको उल्टी होने लग जाती है, हमको चक्कर आ जाता है खून देखकर। और हाँ, तुम खून निकालो, गोली वोली मारोगे, चाकू मारोगे तो हम बेहोश हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे ना वहां। कहा ये बात है, तो ऐसा तो भगो यहां से। जब तुमको पैसा भी लेना है, तुमको खून से भी डर लग रहा है, तो उसको भगाए। उसने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हो? कि हम जा रहे थाने, और जाके हम सब पूरी बात बताएंगे कि हम शामिल हैं इसमें, लूटो चाहे ना लूटो हम बताएंगे हम शामिल, हमको जो सजा होने में मिलेगी तुमको सबको सजा करवाऊंगा मैं, अब ना लूट पाओगे तुम। तो BCD को समझ में आ गया, करे यार ये तो गंभीर मामला हो जाएगा। चल दिया, वो पकड़ के लाए आते रास्ते से। अरे भैया लौटो, कैसी बात कर रहे तुम, क्या करोगे तुम बताओ मुझे। उसने कहा देखो हमको तुम लोग को बताओ, हम भी सोच रहे हैं बहुत गंभीरता, हम भागीदार हैं, तुम्हारे पार्टनर हैं, हमारी इज्जत करो। बस खून ही तो नहीं निकाल पा रहे, बाकी सब में तैयार हैं। तो बहुत सोचने समझने के बाद ए ने कहा कि हम जो है यहां खड़े हो जाते हैं और हम लेंगे लोकेशन। कोई आ जा तो नहीं रहा है, तुम लोग सब अंदर घुस गए और फिर कोई आ गया बाहर से तो क्या होगा? भाई नहीं आता है अच्छी बात है, आ गया तो क्या होगा? तो ये हुआ कि चलो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार। क्या कोई आता है तो ताली बजा देना, या सीटी बजाना,
या चिल्लाने लगना, गाना गाने लगना, तो हम लोग समझ जाएंगे कोई आ रहा है कि हाँ हाँ ये सही है। तो ये खड़े हो गए यहाँ पर और ये सब लोग अंदर गए। ये सब लोग जो है बाकी बी, सी और डी इस रास्ते से अंदर चले गए। अंदर गए तो पोस्ट मास्टर से चाबी अभी मांगने लगे। पोस्ट मास्टर तगड़ा था, जो है 2014 बैच का छटा छटाया दरोगा था, वो हो नहीं पाया था, पोस्ट मास्टर हो गया था, तगड़ी बॉडी थी उसकी। उसने जो है पकड़ लिया एक आध को, उठा पटक हो गई, वो उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, चाकू मार ही नहीं पा रहा है कोई। फिर किसी ने चाकू मारा, लेकिन वो चाकू वाकू से नहीं लड़ रहा था वो, काफी बार। तब तक किसी ने चाबी निकाल ली उसके जेब से, वो भाग के गया, उसका लॉकअप वॉकअप खोलने लगा, वो पैसे ऐसे भरने लगा। ये लड़ाई चल रही थी यहाँ पर, तो तगड़ा था पोस्ट मास्टर। इसी लड़ाई में क्या हुआ कि घबराहट में इसमें से एक आदमी ने उसके रिवॉल्वर से गोली मार दी। अब गोली मारी सीधे सर में मारी, तो अब तो खत्म ही हो जाएगा आदमी। तो पोस्ट मास्टर यहां पर मर गया। मर गया। और चूंकि गोली चली तो गांव के लोग जो है, गांव में अभी भी बहुत एकता है, बहुत मतलब वो उस तरह का है, सब लोग भागे चारों तरफ से, इधर से इधर से इधर से सब भागे पोस्ट ऑफिस की तरफ। तो सब गेट की तरफ ही भागते हैं। क्या हुआ, भागे। ये लोग जो है, जो BCD घुसे थे, ये इधर से कूदे और यहां से भाग गए और कभी नहीं मिले। और ये भाई साहब लोकेशन जो ले रहे थे, ये पकड़ लिए गए। ये नया आदमी है, यहाँ क्या कर रहा है। पुलिस को हैंडओवर किया गया। मार पड़ी तो बता दिया, हमारे साथ 3 ठो थे, हम लोग सब प्लानिंग का हिस्सा थे। अब ये 3 ठो थे, देखिए अब स्थिति समझिए। अब इन पर धारा 3 खंड 5 लागू हो रहा है। क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि इसमें स्थिति क्या बन रही है, ध्यान दीजिएगा। स्थिति बन रही है कि कई व्यक्ति हों, तो कई व्यक्ति हैं। सामान्य आशय को अग्रसर करना है, तो सबका मिला जुला आशय था, ये लोकेशन लेंगे, वो ये करेंगे, सब क्लियर था पहले से। फिर कहा गया सक्रिय भागीदारी हो, तो सबकी सक्रिय भागीदारी है। आपराधिक कार्य हो तो वहां पर जो है आदमी की हत्या हुई है और लूट हुई है, तो यानी यहां पर लूट का मुकदमा दर्ज होगा, हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और धारा 3 खंड 5 लगेगी। भले ही ये लोग कभी नहीं मिले, लेकिन इनको सजा होगी और इनको न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी। आजीवन कारावास। अब आप कहोगे कि मृत्युदंड क्यों नहीं दे दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है बच्चन सिंह। याद रखिएगा इस केस को, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बनाम पंजाब राज्य। इसमें कहा गया डेथ पनिशमेंट शुड बी गिवन ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। यानी मृत्युदंड सिर्फ बिरले से बिरले मामले में ही देना चाहिए। हर मामले में मृत्युदंड सजा है, लेकिन बिरले से बिरले में ही मृत्युदंड देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मामला है तो सजा दे ही दो, आजीवन कारावास दे सकते हो तो वो दे दो, वो भी मृत्यु जैसा ही है, पूरी जिंदगी जेल में रहना है। तो ये कहा गया इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, इसका मतलब है बिरले से बिरले मामले में, बिरले से बिरले मामले में मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डेथ पनिशमेंट शुड बी गिवन। बिरले से बिरले मामले में ही मृत्युदंड देना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, क्योंकि आपके में केस भी आते हैं तो वो भी हमें याद करने होंगे जहां जहां आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। प्यारे विद्यार्थियों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर। उसमें ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, दिवाली के अवसर पर उसमें काफ़ी डिस्काउंट भी किए गए हैं और उसमें सारे कोर्सेज हैं। एक कंप्लीट बैच है, संविधान और मूल विधि का एक बैच है और सिर्फ मूल विधि का एक बैच है।
उसे आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। और मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, इसमें करंट अफेयर आता है पर डे, उसे भी आप देख सकते हो, उससे भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो। आइए चर्चा कर रहे हैं हम लोग। ये तो दोनों केस आपको बताए गए, चाहे सिंधु रिवर केस हो या पोस्ट ऑफिस केस हो, इन केसेस में, सभी केसेस में जो जजमेंट आया, जो निर्णय आया, वो क्या है? इस निर्णय में क्या कहा गया कि वे सभी व्यक्ति जो घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं, वे सभी व्यक्ति जो घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं, वे भागीदार अगर हैं उस घटना के, तो वे दोषी ठहराए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति की बात करें, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, अगर इनके बीच में योजना है और ये घटना स्थल पर हैं, तो इन पर धारा 3 खंड 5 लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर वे योजना का हिस्सा हैं, प्लानिंग का हिस्सा हैं, घटना स्थल पर उपस्थित हैं, भले ही सक्रिय भागीदारी ना करें, खड़े होकर देख ही रहे हैं, तब भी उन पर धारा 3 खंड 5 लागू होगा। इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि इस घटना में ये सिर्फ लोकेशन ले रहा था, सजा मिली। PQRS में PQR ने कुछ नहीं किया, एस ने गोली चलाई राइफल से, लेकिन सजा मिली। यानी अगर वे व्यक्ति जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं किसी योजना का हिस्सा हैं, अगर वो किसी योजना का हिस्सा हैं और घटना स्थल पर उपस्थित भी हैं और कोई कार्य नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वे इसके अंतर्गत दोषी ठहराए जाएंगे। तो आज प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया धारा 3 खंड 5 के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आ सकते हैं? धारा 3 खंड 5 में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उत्तर होगा 2 होनी चाहिए। ऑप्शन में यह भी हो सकता है कि 1 से अधिक। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि धारा 34 के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? ऑप्शन ए 1 से अधिक, ऑप्शन बी 2, न्यूनतम 2, ऑप्शन सी 2 या 2 से अधिक, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही हैं। तीनों बातें एक ही तरफ तो इशारा करती हैं। फिर क्वेश्चन आया धारा 34 में बताए गए सामान्य आशय का क्या अर्थ है? उसमें लिखा था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच ऑप्शन ए मस्तिष्कों का मिलन हो, ऑप्शन बी योजना बनाई गई हो, ऑप्शन सी षड्यंत्र हो, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप रेडी रहिए। फिर क्वेश्चन आया महबूब शाह बनाम एम्परर का मामला किस धारा से संबंधित है? तो धारा 3 खंड 5 हो जाएगा अभी वर्तमान में। वैसे तो धारा 34 संबंधित है, 1860 का कानून है, इतनी प्राचीन धारा है, तो धारा 34 भी आपको याद रखना होगी और धारा 3 खंड 5 भी याद रखना होगा। जहां जहां पुराने धाराओं का जिक्र होगा मैं उन्हें भी आपको याद कराता चलूंगा, ताकि अब आप जब पढ़ें तो दोनों बातों को लेके चलें। तो क्लियर हो रहा है? आज मैंने आपको धारा 34 पुरानी वाली, नई धारा 3 खंड 5 भारतीय न्याय संहिता की बताई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जहाँ जो तरीके से दिक्कत आ रही है उसे अगर लिख के कमेंट करेंगे तो मैं फिर बताने का प्रयास करूँगा। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें फिर से एक्सप्लेन होंगी, चीज़ें आपके सामने आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।